हरियाणवी फैमिली टीवी देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार, मेरे साथ हैं भाई अनिल कुमार। दोस्तों, आज हरियाणवी फैमिली टीवी की टीम पहुंची है सिसाना गांव में, और सिसाना गांव में हम आए हैं श्री राम स्वरूप जी के पास। राम स्वरूप जी का इंटरव्यू आपने पहले भी देखा होगा, जिसमें इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के और पंडित मांगेराम जियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, और बहुत ज़्यादा वो इंटरव्यू आप लोगों ने पसंद किया। और दोस्तों, आज हम इनसे बातें करेंगे इनके जीवन के ऊपर, कैसे इनका बचपन बीता है और किस तरह से डीएसपी की नौकरी इन्होंने प्राप्त करी, राजनीति में इनका कितना योगदान रहा है, और भी जो इनके जीवन की जो बहुत सारी अहम बातें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मारकाट के बारे में भी इनसे पूछेंगे, अंग्रेज़ों के बारे में भी पूछेंगे, और कैसे अंग्रेज़ यहाँ पे उनका व्यवहार कैसा था, आज़ादी से पहले कैसा व्यवहार था, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे अंग्रेज़ यहाँ पे रह गए थे, उनका व्यवहार कैसा था, मारकाट में किस तरह से इन्होंने कैसे कैसे इनके आंखों के सामने कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं, वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म है सिसाना गांव में श्री जयलाल जी के घर पे माता माड़ो देवी की कोख से इन्होंने जन्म लिया है। इनकी 2 बहनें और ये 5 भाई थे, और इनसे जो ये 2 बहनें और 5 भाइयों में 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, और इनके जो बाकी के जो भाई बहन हैं जो इनसे बड़े थे उन सब का स्वर्गवास हो चुका है। आज इनकी उम्र 96 वर्ष है, ये 96 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं। और दोस्तों, आज ये अपने पूरे परिवार में ही बड़े नहीं, ये मुझे पता लगा है कि पूरे सिसाना गांव में ये लगभग सबसे बड़े हैं। इनसे बड़े 2 औरतें बताई गई हैं, 2 औरत हैं इस गांव में जो इनसे बड़ी हैं। बाकी ये जो जितने भी जो जेंट्स हैं उनमें बुजुर्गों में सबसे बड़े राम स्वरूप जी हैं, डीएसपी राम स्वरूप जी। तो आइए आपको मिलवाता हूं श्री राम स्वरूप जी से। दादाजी राम राम। राम राम जी। और बिल्कुल स्वस्थ होना? बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपको लेके जाऊंगा आपके बचपन की तरफ, लेकिन उससे पहले जो फिलहाल जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चों की जो बहुएँ हैं, पोता पोती हैं, परिवार में पूरी सेवा हो रही है ना गति? मेरे पास 2 लड़के हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों रोजगार पर नौकरी पर लगे हुए हैं। 2 बहुएँ, दोनों बहुएँ बहुत अच्छी हैं, मेरी पूरी सेवा होती है, मुझे किसी किस्म का भी अनुभव नहीं होने देते। जो चीज़ मैं चाहता हूँ मुझे पहले मिल जाती है। तो दादाजी, बात करेंगे आपके बचपन की, जैसे कि आपका जन्म होया श्री जयलाल जी के घर पे माता माड़ो देवी की कोख से। कैसे आपका बचपन बीता, उस टाइम पे परिवार के कैसे हालात थे, कैसा उस टाइम का जीवन होता था लोगों का, किस तरह से अपना जीवन जीते थे, वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, वो ज़माना बड़ा वैसा था, दूध घी तो मिलता था लेकिन रोज़गार नहीं था, गरीब घर में पैदा हुआ था और कोई साधन नहीं था, रोज़गार नहीं था। बचपन मेरा खेल कूद में गुजरा, थोड़ा बहुत जैसा था। उसके बाद मैं जब 6 साल का 7 का हुआ तो मुझे दाखिल करा दिया स्कूल में। तो दादाजी, आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई में तो मैं जहाँ तक मैं कमज़ोर था, और मेरा भाई बड़ा जो था मेरे से भरत सिंह, उसका वजीफ़ा आता था 4वीं जमात में, 4 रुपये महीना मिलता था उसको, और वो जो 4 रुपये थे हम दोनों बहुत अच्छे होते थे। तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, मैं तो 4वीं में भी फेल हुआ एक बार, फिर उसके बाद 6वीं मैंने पास कर ली, मैं 6 जमात पास था। बस 6वीं जमात तक आप स्कूल में गए हो। और ऐसे तो आपका बचपन बीता है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया था, लेकिन फिर भी बड़ा हंसी खुशी से बचपन आपका बीता। आप भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो उसके बाद जैसा कि आप गाने बजाने की लाइन में आपने प्रवेश किया, तो गाने बजाने का शौक आपने क्यों कर लग गया? देखिए, मैं 6वीं जमात में पढ़ता था तो बाजे भगत जी वो कुएं पर नहाने जाते थे, मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा भी,
और कम से कम 5-6 आदमी उसके साथ होते थे। तो मैं प्रार्थना करा था स्कूल में, स्कूल खुला हुआ था, कोई चार दीवारी नहीं थी। वो खड़े होकर सुनते रहे। मैं एक बार तो घबराया, लेकिन मैंने प्रार्थना पूरी कह दी। और उन्होंने आकर के हेडमास्टर पंडित रजिया में होते थे, उनसे पूछा है किसका लड़का है। उन्होंने बताया कि जयलाल खत्ती का है। तो शाम को वो मेरे घर आए, मेरे पिताजी से कहने लगे चाचा ये बहुत अच्छा गाता है, इसको सांग में लड़ा दो। मेरा भाई बरसिंह जिसका वजीफ़ा आता था, उसने इनकार कर दिया कि भाई नहीं, सांग में हम पसंद नहीं करते। तो मैंने फिर वो जहाँ सांग होता था उनका, वो मुझे खड़ा कर देते थे। मुझे 2-4 बातें उनकी याद थी, तो मैं खूब गाता था। वो मेरे पर बड़ी मेहरबान थे। उनका एक बड़ा लड़का था धर्मपाल, उनको वो बड़ी तरह तरह की चीज़ें लाकर देते थे। वो मेरा साथी था, वो मुझे देता था, इस करके भी मैं ज़्यादा क्लोज था। तो ऐसे आपने गाने बजाने की लाइन में प्रवेश किया। उसके बाद आपने इस महकमे में जो लोक संपर्क विभाग जो बोला जाता है, उसमें आपने सर्विस भी करी है। तो वहाँ तक, उस पोजीशन तक आप कैसे पहुँचे? पंडित चंद्रभान वारपुरा पार्टी के ड्रामे के इंचार्ज थे। वो जब कभी साइकिल पर आते थे तो मैं उनको नमस्ते करता था। जो पंडित चंद्रभान जी पंडित मांगेराम सांगी के भाई थे वो। तो वो मेरे से बड़े खुश हुए। एक दिन पूछने लगे अभी तू गाता भी है? मैं कहा जी हाँ। तो बोला कि मैं ड्रामा पार्टी बना रखी, भाई ड्रामे में आ जा। तो उस ड्रामे में 47 में मैं चला गया। तो मैं 6 साल उस ड्रामे पार्टी में रहा, जिसका नाम वारपुरा पार्टी थी। उसका पहले लाहौर में था हेडक्वार्टर, लेकिन छोटा वजीर थे, उन्होंने कहा भी नहीं, भर्ती तो वो लोग होते हैं, आप रोहतक जाओ। तो रोहतक हमारा हेड ऑफिस आ गया। और सन 46 तक हम वहाँ रोहतक में ड्रामा पार्टी में बतौर एक्टर मैंने काम किया। सन 46 तक आपने उसमें काम किया। उसके बाद दोस्तों मैं बताता चलूँगा, जो इनके जीवन का जो रुख होया हरियाणा पुलिस की तरफ। तो हरियाणा पुलिस में बहुत सारे भाइयों के, जब इन्होंने लक्ष्मीचंद जियों के बारे में जो इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे। जो इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज़ पे है, उसमें बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि भाई ये डीएसपी कैसे बने। तो दोस्तों डीएसपी तो बाद में बने, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, हरियाणा पुलिस में कैसे गए, वो दादाजी से पूछूंगा। और आप ध्यान से सुनिए कैसे दादाजी हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए और कैसे डीएसपी के पद तक पहुँचे। तो दादाजी जब इसमें ड्रामा पार्टी से आप हट गए, पार्टी तोड़ दी गई उस टाइम पे, तो उसके बाद आप हरियाणा पुलिस की तरफ आपका कैसे रुख होया और किस तरह से आपका भर्ती होना होया? क्योंकि उस टाइम पे क्या पढ़ाई की कोई वैल्यू या इसमें नहीं होती थी? जैसे कि आप तो 6ठी तक ही गए थे, और आपकी हाइट कितनी थी, वो सब बातें। देखिए मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच थी, तो मैं भर्ती के लायक नहीं था। तालीम भी मेरी थोड़ी थी, लेकिन मैं बेरोज़गार था, 47 के अंदर फटता था। अक्टूबर में भर्ती हो रही थी पुलिस लाइन में रोहतक, तो मैं जा कर के वहाँ खड़ा हो गया और मेरे को भर्ती कर लिया। मेरे जैसे और भी थे, हज़ारों लड़के भर्ती हुए थे, क्योंकि पुलिस में ज़्यादातर मुसलमान थे, वो चले गए थे। तो हम अम्बाला भेज दिए 15 उसको 47 में। तो अम्बाला में निकाल दिया, वहाँ छोटा कद करके निकाल दिया। तो जीडी हॉलीडे डीआईजी होते थे अंग्रेज़, वो 5-7 दिन के बाद वहाँ लाइन में आगे कर लेंगे, ये इतने आदमी खड़े, ये भर्ती क्यों नहीं किए कि जी छोटे कद के हैं, तालीम थोड़ी है। उसने कहा कि तुम जो भाग कर आगे आ जाएगा उसको हम सिपाही भर्ती कर लेगा। तो वो लड़के बाकी रह गए थे, 200-400 जैसे नहीं हुए थे, वो सब खड़े हो गए। मैं उनमें भाग करके सबसे आगे आ गया। डीआईजी मुझे खुद भर्ती कर गया और मंजूरी दे गया 1 इंच की। तो सबसे पहले जब आप भर्ती हुए तो आप किस पोस्ट पे आप भर्ती थे? मैं सिपाही भर्ती हुआ और मैंने 9 महीने रिक्रूटी की। रिक्रूटी में डिमांड आ गई कि भी फ्लोर में इंस्पेक्टर चाहिए, जो आ जाओ। तो टेस्ट में मैं फर्स्ट आ गया और मेरे को सिलेक्ट करके फ्लोर भेज दिया सन 48 में। मैं वहाँ जा कर के मैंने मेहनत की। वहाँ भी अंग्रेज़ था, वो डीआईजी था मैनले।
मैंने जिम्नास्टिक में मैं बहुत अच्छा था, नंबर नहीं काटने दिए। उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया कि भी ये यहाँ इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करेगा, और मेरी पेशी मांगी। मेरे से कहा तुम यहाँ रहना चाहते हो? मैं कहा मैं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे हेड कांस्टेबल प्रमोट करके आईपीएस पर लगा दिया ट्रेनिंग के लिए। और तो उसके बाद जैसा कि आप सिपाही के पद पे आप भर्ती हुए थे, फिर आप डीएसपी तक कैसे आप पहुँचे? मैं सन 54 तक रहा वहाँ बतौर एएसआई। उसके बाद वापस फिर अम्बाड़ा बदल दिया, क्योंकि मेरा ज़िला अम्बाड़ा था। अम्बाड़ा में मैंने काम किया जैसा कैसा मेरे ज़िम्मे था, बतौर हवलदार भी और एएसआई भी। सन 56 के अंदर फिर दोबारा डिमांड आ गई कि भाई रामस्वरूप को फ्लोर में बुलाओ, और मेरे को फिर सेलेक्ट कर लिया। मैं वहाँ फिर थानेदार बना दिया बड़ा ट्रेनिंग में। तो मैं 64 तक रहा वहाँ थानेदार, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया अम्बाड़ा ज़िले में। तो 66 में हरियाणा बन गया। उससे पहले 64 में मैं जब आकर के चंडीगढ़ लगा, तो कामड़े रामकृष्ण सीएम थे पंजाब के, मेरे को डीएसपी थे चंडीगढ़ के, उन्होंने सेलेक्ट करके उनका बॉडीगार्ड लगा दिया। मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो कहना भाई क्या नाम है? नाम नहीं पूछा। मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे फ्लोर में रहा हूँ, मैं कम ही। कहना नहीं आप रहेंगे मेरे पास। उन्होंने मुझे रख लिया। 66 में हरियाणा बन गया, तो पंडित भगवतलाल सीएम थे, उन्होंने मुझे रख लिया। मैं फिर बतौर एएसआई 3 साल उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे रखा, सरकार ने मंजूरी दे दी, राष्ट्रपति की तरफ से आई थी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल सीएम बन गए, और मेरे को अपर स्कूल में भेज दिया फ्लोर 69 में। तो मैं वहाँ बड़े थानेदारिया कोर्स कराया। उसके बाद मेरे को जो है ना लाइन अफसर लगा दिया गुड़गांव। चौधरी बंसीलाल जी नाराज़ हो गए मेरे से, उन्होंने मुझे मधुबन लगा दिया फिर। और मैं 73 तक वहाँ रहा मधुबन। 77 में मैं बहुत सीनियर था, सब इंस्पेक्टर। तो मेरी डिमांड आई कि अभी पेश करो आईजी के। बाजवा साहब आईजी होते थे। मैं पेश होने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरी प्रमोशन क्यों नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग में मेरे पास थे, शागिर्द थे, आईपीएस भर्ती हुए थे। मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे प्रमोट करके इंस्पेक्टर, फ्लाइंग इंस्पेक्टर फरीदाबाद लगा दिया। तो मैं वहाँ काफ़ी दिन रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को सीआईडी भिवानी लगा दिया बतौर इंस्पेक्टर। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल मेरे से नाराज़ थे। वो पंडित रामचंद्र राजसभा के मेंबर थे, रोहतक उनके घर बैठे थे, और रोहतक मेरी पोस्टिंग थी सीआईडी में। मैं वहाँ मिलने के लिए चला गया। चौधरी साहब कहेंगे भाई क्या बात है रामस्वरूप? मगा जी ठीक ठाक हूँ। कहना कहाँ पोस्टिंग है? माजी यहाँ है। माजी मेरी पोस्टिंग भिवानी करना चाहते हैं, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं भिवानी चला जाऊँ। कला आ जाए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने हाँ कर दी। वहाँ भिवानी सब डरते थे, कोई जाना नहीं चाहता था। और मैं फिर वहाँ भिवानी 80 में बतौर इंस्पेक्टर सीआईडी चला गया। मैं 85 तक रहा वहाँ एज इंस्पेक्टर सीआईडी। और फिर मेरी डीएसपी पोस्टिंग होगी, प्रमोशन होगी, क्योंकि मैं सीनियर इंस्पेक्टर था। तो चौधरी साहब कह लगे भाई तेरी पोस्टिंग में आ जाए। मैं भाई तो डीएसपी की तो पोस्ट हिसार है, तुम यहाँ कैसे बैठे हैं? चौधरी बंसीलाल कहने लगे। मैं कहला जी मेरा तो यहीं रख दिया। कहला ना भाई यहाँ मत रहे, क्योंकि मेरे से नाराज़ थे। मैंने फिर चौधरी भजनलाल सीएम थे, उनसे कहा कि ऐसे ऐसी बात। उन्होंने मेरा हेडक्वार्टर हिसार बदल दिया, और मैं हिसार 3-4 महीने डीएसपी रहा। फिर वहाँ से 31/10/85 को मैं रिटायर हो गया।
58 साल की उम्र में हो गया, 38 साल मैंने नौकरी करी। तो भाई यह थी वह स्टोरी डीएसपी बनते ही की। और ईब हम बात करेंगे इससे आपका जो ये पुलिस की जितनी भी आपकी सर्विस रही है उसके बीच बीच में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें दादाजी बताओगे कि किन किन बड़े राजनेताओं के साथ इनके संपर्क रहे हैं, किन किन के ये पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं, उन सब के बारे में पूछेंगे। तो दादाजी जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले आप पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बताओ, आप हमें किसके साथ रहे थे सबसे पहले? कामरे रामकृष्ण सीएम होते थे पंजाब के, और मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ कर दी। मैं एएसआई था। तो वहाँ डिप्टी साहब ने मुझे बुलाया, कहेंगे आप पजामा कुर्ता टोपी पहनो। मगर जी क्या करोगे? कहेंगे आपको सीएम के साथ लगाएंगे, आप सीएम के साथ बॉडीगार्ड रहेंगे। अच्छा, उनके साथ रहे और कुर्ता पजामा टोपी पहना करते उस टाइम पे? हाँ पहना। हाँ, तो मैंने फिर वो कुछ अच्छा सा नहीं लगा। मैंने सीएम साहब से बात की, मगर जी ऐसे ऐसे बकला हुआ, तेरी मर्जी, पतलून पहन लिया कर। मैं फिर पतलून को वगैरह में रहने लगा उनके साथ। ईब दादाजी जो ईब आज का लाड़े हैं ये तो पूरे कोट पैंट पहन के चल रहे हैं। चलते हैं। तो हमारे वक्त में मैं उनके साथ रहा। वो फिर पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हो गया। मुझे पता था भी बंटवारा हो गया। सीएम हरियाणा को, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता था। तो पंडित जी कांग्रेस के सदर थे, पंजाब कांग्रेस के, पंडित भगवत दयाल। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार की आपको मैं घटना बताऊं कि पंडित भगवत दयाल सदर कांग्रेस थे, पंजाब कामरे रामकृष्ण सीएम थे। उन्होंने कहा क्या एमएलए को कि भाई इसके साथ झगड़ा करो, कामरेड के साथ, ही मेरी बात नहीं मानता। तो उन्होंने, तो जी दल सिंह एमएलए था, खुर्शीद, रामधारी वाल्मीकि और ग्रामपाल, इनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई उसकी तुम मीटिंग से बाहर निकले। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही थी, तो इसकी बेइज्जती करना। मैंने पता लग गया कि सीएम के साथ ऐसा करेंगे। मैंने 4 आदमी 5 आदमी अपने सिपाही हौलदार तगड़े रखे, और मैंने वो कर आए तो मैंने धमका दिए, धक्का दे के बाहर कर दिए, और मैंने उनको नज़दीक नहीं आने दिया और मैं साफ निकाल ले गया। इससे कामड़े रामकृष्ण मेरे से बड़े खुश हुए, पंडित जी नाराज़ हुए। फिर हरियाणा बन गया तो उन्होंने मेरे को रख लिया। मैं कहा जी मेरे से आपके एमएलए नाराज़ है, इनको मैंने धक्के के बारे थे। आपने कहा रामसू वो पुरानी बातें छोड़ो, अब तुमने मेरी हिफाजत करनी है। जब तुम कामड़े रामकृष्ण की तो नुकसान नहीं पहुँचे, मैं तो तेरा ऑर्डर की हूँ। तो मैं पंडित जी के साथ रहा। तो दादाजी जब आप पंडित भगवत दयाल जी के साथ रहे, हरियाणा पंजाब जब अलग होने के बाद हरियाणा बन गया था जब, तो उनका नेचर कैसा था उस टाइम पे? जो हरियाणा के जो पहले सीएम बने थे पंडित जी, उनका नेचर कैसा था? आप उनके साथ इतने नज़दीकी रहे हो, आप उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हो, पीएसओ रहे हो उनके, तो कैसा नेचर था उनका? वो हरियाणा को 4 चांद लगाना चाहते थे। उन्होंने दो के बाहर व्यापारी अपने गए हुए थे बाहर मुल्कों में, उनको बुलाया और मीटिंग की और कहा कि भाई हरियाणा छोटा सा स्टेट बनी है और पैसा नहीं है इनके पास, आप मुझे पैसा दो, मैं स्टेट में आपको बिजली दूंगा, पानी दूंगा और ज़मीन दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि झज्जर का एरिया, जीटी रोड का, ये सारा मैं इंडस्ट्री लगा दूंगा यहाँ। उनके बहुत लंबे विचार थे, लेकिन इंदिरा जी उनको पसंद नहीं करती थी। मैंने इस बात का पता था। मैंने पंडित जी से कहा हाँ मेरे से नाराज़ है रामस्वरूप, और बल्कि यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन आज 67 का, तो रणवीर सिंह जी पास बैठे थे, पंडित जी भी वहाँ थे इंदिरा जी के साथ। तो इंदिरा जी ने कहा रणवीर तू एमएलए बन करके आ जा, मैं तेरे को सीएम बना दूँगी। पंडित जी ने इस बात को बहुत बुरा माना। मैंने कहा कि क्या करें, ये तो इसको बना देगी। और पंडित जी ने कहा कि भाई फिर रणवीर को हराओ। और मैंने इन सारे हाथ का पता था रणवीर को। मैंने कहा जी मत हराओ, ये बड़ा पुराना कांग्रेस है, आपसे उम्र में बड़ा है। बाद में तो उन्होंने गलती मानी, कहा मैंने गलती कर दी, लेकिन उसको हरा दिया। इंदिरा जी ने उनको फिर नहीं बनाया, क्योंकि वो एमएलए नहीं थे। नहीं बनाया तो गुस्से में आकर के उन्होंने तो बंसीलाल को बना दिया।
अच्छा, उसके बाद जैसे पंडित जी के बाद आप कौन से बड़े नेता के साथ आप पीएसओ रहे उनके बाद? मैं मुरारजी के साथ, क्योंकि पंडित जी के संबंध मुरारजी के साथ बहुत थे। तो मुझे एक दिन कहा लगे भाई इनकी मालिश किया कर। तो महीने में मैं एक बार उनको गद्दे पर जा करके मालिश करता था। एक दिन उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि हरियाणा में लीडर कौन है। तो मैंने पंडित जी का नाम ले दिया कि जी हरियाणा में। उन्होंने पंडित जी से कहा तो पॉलिटिशियन है, इसको मत भेजा करो। तो मेरा संपर्क था। बाद में फिर मैं नहीं गया। फिर मेरे को पंडित जी ने कहा तू क्या बात करता रहा मामा जी, ऐसे पूछा था। मैंने ये जवाब दे दिया, कहना ना भाई इनके साथ ऐसी बात मत करा कर। मैं फिर चुप कैसे रहूँ। चौधरी चरण सिंह के साथ भी मेरे संबंध थे। करतार सिंह इंस्पेक्टर उनका सिक्योरिटी अफसर होता था। मैं करतार सिंह से मिला तो करतार सिंह ने मेरे पैरों को हाथ लगाया, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग में था फ्लोरो। तो चौधरी साहब ने पूछा अरे करतार ये सारे पुलिस वाले तेरे हाथ लगाते हैं, तो ये कौन था? ये कह जी मेरा गुरु है। कह मिलाओ मेरे को। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तो चरण सिंह से मिलने की, मुझे जानते नहीं थे। मैंने उनके पैरों का हाथ लगा गया, बात करी तो वो भी फिर मैं मेरे मेहरबान थे। दोस्तों, जैसे कि दादाजी अपने जीवन की बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने थोड़ा सवाल भी उठते होंगे मन में कि कई बात ऐसी हो जाए कि जिनका जो तारीख है, सन है, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा है। 96 साल की उम्र में इतनी पुरानी बातें याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना तो घणे तो ऐसे हैं जिनने सांझ की खाई और रोटी न्यू याद को ना पाऊँ बकै खाई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो इतनी पुरानी बातें आज भी इनके दिमाग में न्यू की न्यू फिट बैठ रही हैं। लेकिन थोड़ी सी ऊपर नीचे बातें हम हो जाया करें, आप उन चीज़ों को थोड़ा महसूस ना करें जो ये बता रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दें। और दादाजी, जैसे कि आप नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा रहे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संपर्क रहा आपका राजनीति से जुड़े हुए लोगों के साथ। जैसा कि जिक्र आया था इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी के साथ आपकी मुलाकात हुई कदे? क्योंकि मैं कामड़े रामकृष्ण के साथ जाता रहता था। कुछ दिन मैं प्रताप सिंह कैरों जी के पास रहा, कुछ दिन। तो जो सिक्योरिटी अफसर थे इंदिरा जी के, वो सब फ्लोर में मेरे पास ट्रेनिंग में रहे थे, सब मुझे जानते थे। तो उन्होंने बताया, वो कहती भाई ये कौन है तुम सब इसके वो पैरों का हाथ लगाते हो। उन्होंने बताया जी हमारा गुरु है, ट्रेनिंग में था। तो मेरे से वो तार करती थी। पंडित जी के साथ में गया तो फिर उन्होंने मेरे को पहचान लिया। फिर कुछ दिन वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उसको पार्लियामेंट में बताना ही, तो चरण सिंह होम मिनिस्टर थे। तो 4 देर में उनको साधन के लिए भेज दिया था। और मैं फ्लाइंग इंस्पेक्टर फरीदाबाद था। मैं पंडित जी दाखिल थे MS में। मैं पता लेने के लिए गया। मैंने कहा कि भाई तू क्यों आया? मैं कहा जी आपका पता लगा था कि आप बीमार हैं, मैं पूछने के लिए आया हूँ। कहना नहीं भाई आना नहीं चाहिए, तेरे को पता नहीं कहाँ बदल देंगे। और इंदिरा जी आ रही है मेरे को मिलने। मैं कहा जी जब प्राइम मिनिस्टर जब तो आपने इनसे बात नहीं करी, तो अब जो है आपसे मिलने आ रही, इतने में इंदिरा जी आ गई। मैंने सलूट किया, वर्दी में था। वो कहने कि भाई अब भी इनके साथ हो। मैंने झूठ बोला, मैं कहाँ हूँ, इनके साथ हूँ, झूठ बोल दिया मैंने। तो वो कहने की पंडित जी से भाई बीमारी का क्या हाल है? वो कहने कि बहन बीमारी ही साथ दे रही है, बाकी सब छोड़ गए। और वो बैठ करके आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी कहने बहन ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई हूँ, ये राज नहीं, ये राज चलेगा नहीं, आप घबराओ मत, मुल्क मत छोड़ना, ये राज टूट जाएगा। और मुरारजी से बात कर लो आप, मैं मुरारजी से बात कराता हूँ। तो फिर मुरारजी से पंडित जी ने उनकी बात कराई थी टेलीफोन पर। उन्होंने भी कहा था कि आप ठीक रहे, हौसला रखें। तो मेरा इतना ही इंदिरा जी से संपर्क था। तो जैसे कि दादाजी आपका ये सफ़र रहा हरियाणा पुलिस का, और राजनीति के साथ साथ आप हरियाणा पुलिस में भी आपने काफ़ी सेवाएं दी। आप सिपाही से भर्ती होकर न DSP के पद तक आप पहुँचे,
और साथ साथ आप राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे। आप लगभग मुख्यमंत्रियों के पीएस हो रहे हैं आप। जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वहाँ तक आपके अच्छे संपर्क रहे हैं। ये बातें बताई आपने, बहुत अच्छी लगी। तो अब जो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भारत और पाकिस्तान जब अलग होया उस टाइम पे जो मारकाट हुई, उस टाइम पे हालात कैसे थे? मारकाट के बारे में आप कितना कुछ जानते हो? आपके सामने, आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपको अभी भी याद हो, और वो आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ साझा करें। हम तो ट्रेनिंग में थे उस समय, सन 47 में और 48 तक। हमारी ड्यूटी कभी कभी स्टेशन पर लगती थी। हमने पता नहीं था ड्यूटी या क्या ड्यूटी होती है। राइफल हमारे हाथ में दे देते थे, ट्रेनिंग थी नहीं। ये ज़रूर पता लगता था, गाड़ियाँ सीधी निकल जाती थी स्टेशन से, सीधी जब जाती, उसमें बताते थे कि भाई ये इनमें उन आदमी मार दिए, उधर पाकिस्तान वालों मार दिए, इधर हिंदुओं ने मार दिए, ऐसे ही सुना था। तो जो यहाँ पे जो अपना इलाका है, जैसे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, खरगोदा है पास में, यहाँ भी बहुत सारे मुसलमान होते थे। आपके गांव में, यहाँ सिसाना गांव में भी काफ़ी मुसलमान थे। तो उस टाइम पे जब वो मारकाट हुई तो यहाँ के क्या हालात थे गामा के, जो अपने अपने आसपास के गाँव? ज़्यादा तौर पर खरखौदा हमारे नज़दीक था, हसनगढ़ था। हसनगढ़ में भी काफ़ी हमारे गांव के 4 आदमी मरे थे। वहाँ गए थे क्योंकि अनजान थे, इन्होंने पता नहीं था, और वो नीम पर बैठा था राइफल लिए मारने वाला। यहाँ 4 आदमी थे, 4 बड़े जवान थे, उन्होंने पता नहीं था, वो 4 मारे गए। इतना तो मैंने सुना, देखा भी। और दूसरी बात यह है कि खरखौदे वाले मुसलमान सियाने थे, वो पहले ही निकल गए थे, पहले निकल गए थे। मैं उनको ज़्यादा उनमें नहीं देख सका कोई, पहले ही निकल गए थे वो यहाँ से। 1 मिनट, मेरे गांव में जो मूढ़े जाट थे वो सबके पास ज़मीन थी। सन 42 में अब्दुल्ला जमादार जो था वो सरपंच भी था। वो उसके कुछ साथी घर से वो चले गए पाकिस्तान में, बाकी वो यहाँ रह गए। अब भी कभी कभी आते हैं मिलने जुलने के लिए, पासपोर्ट लेकर के। उस टाइम का आपका कोई खास मित्र याद है आपको, जो जिसके साथ आप बचपन में खेले कूदे हो और मारकाट में वो पाकिस्तान में चला गया हो यहाँ से बंटवारे के समय? यहाँ सिक्के थे, गोदू सिक्का था, उसके 2-3 लड़के थे। मुंशी हमारा क्लास फेलो था, हमारे से बड़ा था। वो मुल्तान में जा कर के सेट हो गए। 5-7 साल के बाद वो आया तो दाढ़ी रखी हुई, और जंगल, उनको लेटिन जंगल में ही जाते थे, तो शमशान भूमि में लेटिन होके आ रहा था साथ में, तो उसने मुंह ढक लिया। लेकिन मैंने पहचान लिया कि भाई मुंशी है हमारा क्लास फेलो। मैंने कहा भाई मुंशी मुंह खोल। नवाब अली जमादार होता था, गौर कॉलेज में पढ़ा। वो जाति पाति को मानता नहीं था, फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। मिलिट्री से रिटायर होकर वो भी चला गया। वो यहाँ पंडित मांगे राम का भाई चंद्रभान हुकमचंद यहाँ रहते थे, उनके घर आता था। 15-15, 20-20 दिन रहता था, बहुत प्यार करते थे। नवाब अली बहुत अच्छा प्लेयर था फुटबॉल का। वो फुटबॉल के सहारे ही मुफ्त में पढ़ाई करता था, और गौर कॉलेज में उसको खाना वगैरह भी रियायतें दे रखी थी। तो दादाजी, जैसे कि आप संगीत लाइन से जुड़े हुए थे, तो बंटवारे के टाइम पर कोई और भी कोई आपका जो नज़दीकी कोई रहा हो, कोई आपका साथी कलाकार हो, या कोई संगीतकार हो, या कोई इस लाइन में कोई आपका अजीज मित्र हो जो बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया हो, और जिनकी आपको याद आती हो, कोई ऐसा कोई नाम आपको याद हो? अब यह हमारे गांव का जमुआ था, मेरे साथ पढ़ा करता था, ढोलक बजाया करता था सांग में अच्छी। हमने बतेरा कहा उसका, वो कल अभी नहीं है, वो बाकी जान लग रहे हैं, तो मैं यहाँ नहीं रहता। वो चला गया, बहुत याद आती है उसकी। उनकी जो जमुआ था, उनकी कदे कोई चिट्ठी पत्री आई? नहीं, चिट्ठी पत्री नहीं आई।
आपने जो आपके जो मित्र बताए हैं, जो आपने वो जो पाकिस्तान में गए हैं, उनके पास आपने कभी कोई चिट्ठी पत्री लिखी? नहीं, मैंने नहीं लिखी कभी भी, क्योंकि एक नवाबली से मैं ज़्यादा वो करता था। नवाबली बहुत अच्छा प्लेयर था। वो यहाँ 2-3 बार खुद आ गए। ये मैट्रिक पास था, ये सूबेदार था मिलिट्री में, यहाँ जालंधर से रिटायर हुआ था। ये कई बार आया पंडित चंद्रभान के यहाँ घरों में भी। लोगों ने इतराज़ बहुत किया, भाई तुम इसको क्यों रोटी खिला रहे हो, बर्तन बर्तन, लेकिन वो परिवार का आदमी मानते थे। तो दोस्तों, ये थी उस टाइम की जो बंटवारे में बहुत सारी चीज़ें सहन की हैं उस टाइम पे लोगों ने। वो एक ऐसा समय था, भगवान ना करे कि वो कभी भी किसी भी देश में कभी दोबारा दोहराया जाए। तो दादाजी कुछ बातें करांगे अंग्रेज़ों के बारे में। जब आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों का जो राज था, उस टाइम पे उनका व्यवहार किसा रहा करता, और इतने साल जो उन्होंने राज कराया है उसका कारण आपने क्या लग गया भाई, इसका क्या कारण होगा जो वो इतना ज़्यादा यहाँ पर रहे? देखिए, अंग्रेज़ों का व्यवहार जो था उस समय ऐसा था कि वो फूट डालकर राजनीति करते थे। हिंदू मुसलमानों को लड़ाते थे, कभी हिंदुओं को सपोर्ट कर दिया, कभी मुसलमानों को कर दिया। अपने आदमी गांव में ज़रूर वो 5, 7, 10 रखते थे, और उनको कोई न कोई खिताब दे देते थे उपाधि का। वो हाजिर रहते थे, जय बोलते थे उनकी। तो वो अपने खिलाफ तो कोई बात करने नहीं देते थे, लेकिन आपस में जोड़ तोड़ करके इनको हिंदू मुसलमान को दूर रखते थे। तो हिंदू मुसलमान ने लड़ा करते उस टाइम पे, फूट डालो राज करो, उनका नारा होया करता। और जैसे कि फिर देश आज़ाद होया, उसके बाद भी कोई अंग्रेज़ यहाँ पर रहे हैं? देखिए, मैंने तो सिर्फ इतना ही पता है कि अम्बाला में DD हॉलीडे DIG होते थे, वो अंग्रेज़ थे। और उन्होंने फिर बाद में रिटायर होकर भी वो चले गए लंदन, लेकिन यहाँ जितना रहे उतना उन्होंने इंसाफ किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को भर्ती किया था, मेरी 1 इंच की मंजूरी दे गए थे। उन दिनों परेड में आ करते जनरल परेड कहते थे, बाद DIG आएंगे परेड देखने के लिए। तो उस वक्त घोड़ा कुदाते थे, लकड़ी का घोड़ा होता था। तो उन्होंने, मैंने ठीक क्रॉस कर दिया, लेकिन एक मेरे गांव का लड़का संतराम था, वो जंप कर गया ऊपर से। तो DIG साहब ने कहा कि सबसे ऐसा मांगता हूँ, लेकिन सब नहीं कर सकते थे। 15 दिन के चोट खा ली बहुत से लड़कों ने कूद कूद करके। तो वो उनका व्यवहार था अच्छा, वो व्यवहार अच्छा करते थे हमारे, क्योंकि उन्होंने लिख करके दिया हुआ था कि हम इंडियन गवर्नमेंट के मातहत रह के काम करेंगे। दादाजी, एक छोटी बात मेरा याद आ गई, न्याय के बारे में। जो न्यायपालिका है, जब अंग्रेज़ों का राज होया करता, उस टाइम पे न्याय सही मिला करता, अक ईब मिल रहा है? देखिए, न्याय तो एक ऐसी चीज़ है कि ये कहना मुश्किल है कि भी कौन किस तरह कर रहा है। इंडियन के खिलाफ तो वो आपस में न्याय नहीं करते थे, हम इंडियन आपस में लड़ते थे ना, तो कोशिश करते थे कि बिल्कुल इनकी लड़ाई जारी रहे। लेकिन जहाँ अंग्रेज़ का ताल्लुक पड़ता था तो अंग्रेज़ की हिम्मत करते थे, हमारा उसमें हमारी मदद नहीं करते थे। वो तो कुल मिला के फिर अन्याय वाली बात होगी। क्योंकि ये सवाल मैंने न्यू कराया कि कई बार मेरे अचानक याद भी न्यू आया कि कुछ लोग कह देते हैं कि भाई अंग्रेज़ों का राज बढ़िया होया करता, वो न्याय कराया करते, भाई कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपने उस बात का जवाब दिया कि हमारे जो लोगों की जो लड़ाई होती थी और जब हम फैसले के लिए जाते थे, जो हमारे जो लोग थे, तो उनकी कोशिश रहा करती है कि उनने सुलटवा में नहीं, उनने उलझाए रखें, यो या उनकी नीति होया करती है। और उनका कोई आदमी फंसा करता तो उसने वह बाहर काट लिया करते। ठीक है, वो तो वह राज वाली बात होगी। वो तो न्याय की तो इसमें कोई बात ही मर रही है कोई ना, वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो दादाजी, जैसे कि और कोई अंग्रेज़ों के बारे में कोई ऐसी कोई बात है जो आपके जीवन में थोड़ी ही मतलब मजाकिया भी रही हो, कोई बात जो आपका याद हो, कोई ऐसी कहानी कोई, वो बताएं। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं फ्लोर में था जब हम हेड कांस्टेबल 3 थे,
3 राम स्वरूप थे, तीनों का नाम। तो उन्होंने जो डीएसपी ट्रेनिंग था, डीएसपी उसको बुलाया कि बख्शी इधर आओ। कहता हाँ सर। कहला राम स्वरूप को खुराक लगा दो कंटीन से, अक्सर क्या क्या दें, मक्खन दो, सेब दो, दही दो, जो मर्जी मांगे उसको खिलाओ। तो क्योंकि मैं जिम्नास्टिक करता था, उन्होंने सोचा भाई जिम्नास्टिक वाली खुराक लगाई है। अच्छा, लगाई दूसरे की थी? लगाई दूसरे राम स्वरूप की, जो कमज़ोर था जो। मैं खाता रहा महीना। एक दिन वो राम स्वरूप उसको मिल गया, कहला इधर आओ राम स्वरूप, मैंने तुम्हारा खुराक लगाया हुआ है, तुम ब्लैडी अब भी कमज़ोर हो। कहता सर वो जिम्नास्टिक वाला खा रहा है। कहला ब्लैडी हो तो फुदक फुदक वैसे ही करता है, उसको कैसे लगा दिया, मेरे पेश करो। मैंने लेके पकड़ करके, कहला तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटेंगे। मैं कहला सर आपका हुक्म था। अरे मैंने हुक्म उस राम स्वरूप का दिया था, तेरा थोड़े दिया था, तू तो पहले ही बड़ा फुदक फुदक करता रहता है। तो मैं कहला सर मेरी गलती क्या। कहला था चलो माफ़ करो इसको, दे दो इसको भी। ठीक 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 है। तो आपने तो फायदा ही हो गया था उस टाइम पे, 1 महीना तो कुछ कच्चे काट गया आप। अच्छा, और कोई घटना कोई याद हो कोई इस तरह की, बताओ। डीसी हुक्म थे, वाइस प्रिंसिपल अंग्रेज थे। वो मजाक बहुत करते थे, सलूट को बहुत पकड़ते थे। जो अफसर सलूट नहीं करता था, गलत करता था, तो वो देने बाहर निकलते। कहले राम स्वरूप देखो उसको सलूट नहीं करना था, वो बात उसको पकड़ के लाओ। तो हम लाते पकड़ के, कहला ब्लडी फुल सलूट करो। अगर साहब सलूट करना नहीं आता तो उंगली में फिसा डलवा देते। फिर कई बार 100 बात दे दी 4 प्लेयरों को, 4 थानेदारों को, ये 4 भागेंगे एक साथ, मैं फायर करूँगा, दबा लेना। पंडित विष्णुपत थे माचनेल के, वो दबाना भूल गया। तो साथ वाले साथी ने कहा दादे दबा ले। कहना दबा लेगा, इसका रिश्तेदार होगा, फर्स्ट कह देगा, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो नकल भी बड़ी मारते थे बताइए। अच्छा, जो अंग्रेज थे मजाकिया भी हुआ करते हैं। तो देखो सारे डाल के मानस हुआ करें भाई, अच्छे भी होते हैं। हर दिलों से थानेदार या इंस्पेक्टर बहुत अच्छा जो फायर करते थे रिवॉल्वर का, तो ओकम साहब नंबर देते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते थे। मेरा बाएं हाथ का तो मैं मास्टर हूँ, दाहिने हाथ से मेरे से कम होता था। मैंने कहा सर बाएं हाथ से तो 25 ही लूँगा, लेकिन दाहिने हाथ से मेरे से होता नहीं। कहा मैं मुँह फेर लेता हूँ, कर ले। तो आगे मैं मुँह फेर के खड़ा हो जाऊँगा तो इतना कर ले। तो दादाजी जैसे कि जब हम शुरू में आए तो बैठे थे, आप एक घटना बता रहे थे कि जो आपने उस अंग्रेज अफसर के बच्चे को उठा लिया था गोद में, तो वो घटना हमारे दर्शकों को बताएं एक बार, कैसे क्या हुई थी और उसका व्यवहार कैसा रहा फिर आपके प्रति। मेरे साहब बहुत खूबसूरत जवान थे, 6 फुट 3 इंच हाइट थी। मेरे को उन्होंने ही फ्लोर में रखा था। उन्होंने कमिश्नर होता था, उनकी लड़की से शादी की थी और उनसे एक लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने अनिल रखा। आया जो थी वो उसको बाल्टी में ले रही थी खिलाने के लिए। वो मैंने 7 महीने का था, मैंने गोदी में उठा लिया। दूरबीन लगाकर वो देख रहे थे। अगले दिन परवाना आया कि राम स्वरूप हेडगन से मरीज ने हमारे अर्दुल्लू में पेश होगा। तहलका मच गया, भाई क्या हुआ कैसे, आज सब पूछें। मैं कहा कोई बात याद नहीं, क्या करें। खैर मैं वर्दी पहन के पेश होने के लिए गया अंदर, तो कहने लगे तुमने अनिल को उठाया। मैं कहा हाँ सर। क्यों? मैं कहा सर बहुत प्यारा लगा। कहना तुमसे बीमारी लग सकता है उसको, उससे तुम्हें लग सकता है। वार्निंग और आर्डर बुक में लिखाया कि कोई लड़के को हाथ नहीं लगाएगा। अब देखिए खुदा की कुदरत, मैं इंस्पेक्टर फ्लाइंग हो गया और मेले साहब रिटायर होकर के 11 सेक्टर में बैठ गया चंडीगढ़, और वो लड़का मिलिट्री में बड़ा अफसर हो गया नेवी में। तो मैं बतौर उसके रिस्पेक्ट के कुछ सामान ले गया, घंटी बजाई 11 सेक्टर में चंडीगढ़। मेले साहब बाहर आए, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रहा था। मैंने सलूट किया, कहना पहचाना नहीं। मगर सर राम स्वरूप। और बताओ?
मैंने कहा मैंने अनिल को उठाया था तो मेरे लिपट के कहने के आया हुआ है, उस लड़के को बाहर लेके आया, छुट्टी आया हुआ, 6 फुट 3 इंच हाइट, बहुत खूबसूरत। वही जो बच्चा था उस टाइम। हाँ, जो बच्चा था, हिंदी भी बोले, उर्दू भी बोले और अंग्रेजी भी। मैंने कहने के आपने मुझे उठाया था? अनिल कहला, मैं हाँ खूब उठाया। कहना फिर सज़ा नहीं दी अब्बा ने? तो मैं उनको कुछ सामान ले गया था, कहने लगे अनिल जो सामान लाया इसका बदला कर दो, उतना ही दे दो। मैंने कहा लगे कहाँ लगे हो? मैं सर वहाँ लगा हूँ ऐसे ऐसे, पैसे मत लेना, करप्शन के बहुत ख़राब था। मैं सर कहा नहीं मत लेना और आया करो तो मिला करो मुझे। तो व्यवहार उस वक्त वो उनका बहुत अच्छा था बाद में। तो दादा जैसे कि आपने ये बातचीत बताई है, क्या वो जो आज़ादी के बाद जो रह गए थे वो हिंदी बोलने लग गए थे अंग्रेज? हाँ, तकरीबन वो सीख लिया था। और हुक्म साहब तो पंजाबी भी बोल लेते थे। हाँ, इतना माहिर हो गया था वो। फिर वीसी हुक्म कांगड़ा एसपी लगा दिए और कांगड़ा रामचंद्र सीएम थे, वो कांगड़ा चले गए। मैंने कहा भी हुक्म साहब है यहाँ तो अंग्रेज मंगा सर। तो मैं गया, कहना रामस्वरूप तुम कहाँ? हुक्म साहब के पास। ये भी देखो चौकीदारों से बात करता है, मेरी से बात नहीं करता। तो जो हिंदी बोलने वाला जो मामला है, ये जो आज़ादी से पहले भी वो पहले तो मेरे ख्याल में अंग्रेजी में बात करा करते, पहले हिंदी पहले अंग्रेजी में करते थे। अच्छा। हाँ, ये तो हिंदी बाद में उन्होंने सीखी है। अच्छा, जो मतलब भाई जो रह हाँ जो रह गए आ रह गए उन्होंने सीखी बात। अच्छा, उन्हें यहाँ रहने के लिए। हाँ, रहने के लिए। ठीक। उसकी घराड़ी लाहौर में थी नौकर हुक्म के। अच्छा। और वो रिटायर होकर के आ गई। दीवाना राम हौलदार मेस का दिया, उसका गश्त अलग होता था। कहना दीवाना राम? कहता हाँ सर। और हमारा भैंसा आया है तो बहुत वादा दिल साहब को खाना दो। तो खाने में भी गया, ड्रिंक रखा तो दारू, मैं दारू नहीं पीता था। कहने लगा राम स्वरूप? मैं कहा सर थोड़ा ड्रिंक तो लो। हाँ नहीं सर मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता। नहीं करते? मगर नहीं सर। चोरी चुप के मैंने ले लिया। मीट बिल्कुल नहीं खा करता था, मुर्गा बना कर। फिर खाना शुरू हुआ तो सारे मीट में डाल दे रहा सब्जी। कहा दीवाना राम, राम स्वरूप को जरा मुर्गा खिलाओ। मगर सर मैं मुर्गा बिल्कुल नहीं खिला। कहा तो फिर इसके आगे घास रख दो। तो मजाकिया तो होते थे वो। तो दोस्तों ये वे दादाजी तक कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो बार बार लोग भाईचारे का जिक्र करते हैं। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि लोग बार बार कहते हैं भाई पहले भाईचारा ऐसा होया करता, मानस न मानस चाहा करता। तो उस बारे में कोई ऐसी जो बातें जब जिस टाइम पर ये भी सुनने में आया कि पैदल का चलना होया करता, लोग रिश्तेदारियाँ में या कि आना जाना पैदल होया करता, और जब शाम हो जाती तो किसी भी गांव में रुक जाया करते, कितने भी आजकल कोई किसी का रुक नहीं सकता। तो उस बारे में थोड़ी कोई ऐसी बातें जो हमें बताओ हमारे दर्शकों को कि कैसा माहौल होता था उस टाइम पे भाईचारे को लेकर। आज से 40 साल पहले की बात है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर था। एक इंक्वायरी के लिए अटेला गांव में गया तो वहाँ एक बूढ़ा अंदर बैठा था। मैंने इंक्वायरी ख़त्म कर ली तो बूढ़ा कहने लगा दरोगा जी किस केस हो? मैंने कहा मैं तो बहुत दूर का हूँ। कहने लगा हो सके हरियाणा में ही। हम कहा हरियाणा में कौन सा गांव? हमारी ससाना। कहने लगे सूबे वाला? वो बूढ़ा कहने लगा, मैं कहने लगा इतना दूर का इसने कैसे पता लगा? मगर सूबे सरपंच से कहना नहीं, सरपंच नहीं, मदरसे के दौरे घर से उसका। मैं तम्बाकू ले गया था, ऊँट ले गया था, बारिश आ गई, मेरा ऊँट तो भीतर बंद रहा, अपने नंगर बाहर बंदे और 2 दिन रुका। बहुत बड़ी आदमी साथ में मेरा एक इंस्पेक्टर सब खती था, बोला उसका भी घर में जो तो मैं हूँ। तो मैं हमारे घर ही पहुँच गया। कहने लगा अच्छा, बोला सूबे के आदमी ने। और मैं जितनी भी बार जाता
उस टाइम तम्बाकू ले लेता, कई चीज़ लेता। वो कहता ना पैसे दूंगा। मैं कहता ना बिल्कुल नहीं, तेरा मैं इतने ठहर गया। मैं यहाँ पैदल चलते थे लोग। अगर शाम होगी है तो उस गांव में रुक जाते थे, सेवा करते थे, पूछते थे। आज वो ज़माना नहीं है। आज तो भाई को भाई नहीं चाहता। तो दादाजी, जब इस तरह की बातें आप लोगों को, आप जैसे बुजुर्गों को याद आती हैं, तो आज के जब समय को देखते हो तो क्या महसूस करते हो? देखिए, महसूस करने वाली तो बात है, पहले कोथड़ी आती थी, पूरी आती थी, सुहारी भेजते थे, तो बड़े बुजुर्ग वो बैठे होते थे पौड़ी में, तो बहू मतलब ढालदरे में घाल करके लिया करती, दादा ताऊ खा लो। आज उनके घर जा बैठो, कुछ नहीं, बात ही नहीं करते। अलबत्ता तो बैठे कि नहीं रही गाँव में किसी के पास। कोई भी आदमी आज गांव में जाता है तो एक आध घर होगा जिसके पास 2-4 आदमी बैठे हो, ना कोई नहीं बोलता किसी से आपस में। वो वक्त गया। औरतें पहले खड़ी हो जाती थी, आज बूढ़ा आदमी जाओ, बेसिक कोई जाओ, वो खड़ी नहीं होती। आदर नहीं रहा, सम्मान नहीं रहा। जैसे उस टाइम पे जो युवा पीढ़ी होती थी वो बुजुर्गों की कदर करते थे, और ये बताते हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग अगर किसी बात पर किसी बालक का थप्पड़ चट्टू मार भी दिया करता तो उस चीज़ का विरोध नहीं हुआ करता। आजकल के कोई किसी का कुछ हाथ ठास कह देता किसी पे। धर्मसर नाम का जोहर है हमारे गांव घर के साथ। 7वीं 8वीं में बच्चे पढ़ते थे, जोड़ मनाने जाते थे। शीशराम पंडित अगर आ जाता तो कपड़े छोड़कर भाग जाते थे। बदादा शीशन आ गया, गलत काम नहीं करने देते थे, और वो धमकाते थे बच्चों को। कोई उड़ाना लेने का नहीं आता, सबका जब ठीक करा, दादा शीशन आ गया। आज वो बात ही नहीं है, कंधे से कंधा मार के निकलते हैं, तो किसको क्या कहें। ये युवा पीढ़ी के लिए ध्यान देने की बातें हैं भाई। देखिए, आज से 80 साल पहले पंडित जी ने एक भजन बनाया था, वो मैंने उस वक्त याद था मेरा सारा। उसमें उन्होंने कहा था, भाई समझ नहीं सकते जगत के मन पर अज्ञान रूपी मल हो गया, बेईमाने में मगर और गांठ गांठ मच्छल हो गया। भाई के दौरे माजा, भाई चाहता बैठना पास नहीं, नौकर वीर ने मर्द कमा कर ला दे, पेट भर की आस नहीं, माता पिता गुरु शिष्य ने कह तू मेरी शरण का दास नहीं। जब तो पाछे महाभारत में गारठ 18 अक्षौणी दल हो गया। शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष नृत्य छंद की जान नहीं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष नृत्य छंद की जान नहीं, माता पिता गुरु लिखे पढ़ेगी कोई भी करता कारण नहीं। सतपथ गोपुत विधि भागवत सच कर्तव्य निष्फल हो गया। ये पंडित जी की बात है उस वक्त की। आज का ये वक्त देखा, याद करा तो वो बात ख़त्म हो जाती है। कोई किसी की परवाह नहीं करता और ना लिहाज करता। इन सारी बातें देखा पंडित जी, बात बहुत याद आ, तो वो मेरे बहुत बातें याद थी। मैं क्योंकि वो उम्र के लिहाज से आखिर मैं भी इंसान हूँ, अपने साथियों में तो मैं चल फिर लेता हूँ, बाकी चारपाई पर लगे पड़े हैं। मैं भूल गया कुछ, अब देखूँगा पुरानी किताब में। पंडित जी ने बहुत बातें बनाई हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई उन दिनों ये दिमाग में भी नहीं आता था कि भाई पंडित जी ये क्या बना रहे हैं, लेकिन अब जब देखेंगे सारी बात वही होती आ रही है। तो उन्होंने, और देखिए आज ये जितने गाने वाले हैं जितने भी हैं, उनकी असल बात को भूल जाते हैं। जो उन्होंने बनाया है उसमें एक लफ्ज़ भी बदली कर दें तो उसको फिट नहीं आता, लेकिन लोग बदली कर कर अपना नाम लेते हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि भी ये संसार कहाँ जाएगा। मेरी 95-96 साल उम्र होगी, मैं काफ़ी सोचता हूँ इस बात से, लेकिन करें क्या, जैसे हालात होते हैं उनका जो मुकाबला करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री राम स्वरूप सिसाना जी, डीएसपी राम स्वरूप सिसाना जी। तो ये थे इनके जीवन की कुछ रोचक बातें। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत सारी बातें इनके जीवन की जो रह भी गई हैं, क्योंकि ये जो वार्तालाप है बहुत घनी लंबी होगी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बुज़ुर्ग आदमी हैं, 96 वर्ष इनकी उम्र है। देखिए,
इतनी लंबे समय तक बोलते बोलते थकावट भी महसूस हो जाती है, तो अब इनको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बहुत ही जल्द एक मुलाकात इनसे और करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, आपके मन में कोई सवाल हो, जो इस वार्तालाप में कोई बात रह गई हो या कोई बात आपने गलत लगी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं अपना सवाल भी और अपनी राय भी, ये आपसे निवेदन है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हैं दादा राम स्वरूप जी से हम विदा लेंगे और परमपिता परमात्मा से इनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करेंगे। यही हमारी प्रार्थना है कि ये इसी तरह अपने जीवन में इसी तरह खुश रहें और बहुत ही ज़्यादा इनकी लंबी उम्र हो। आज भी ये सिसाना गांव में सबसे बड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना है कि इनकी उम्र बहुत लंबी हो। इसी तरह से ये हम सबको पुरानी बातें बताते रहें, ऐसे हंसमुख स्वभाव के। देखो बड़े तो हो जाते हैं लोग, मैं ये बात और कहूँगा लास्ट में, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो उम्र तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 साल भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन एक जो चेहरे पर जो खुशी होती है, दिल बचपन का, वो क्या करना कि दिल बचपन का रखो, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, वो हमारे जो राम स्वरूप जी हैं बिल्कुल वैसा ही इनका नेचर है। एक बच्चे की तरह इनका व्यवहार रहता है। इनके साथ जब बातें करते हैं तो इनका बातों को ख़त्म करने का मन नहीं करता। आपने सवालों में भी देख लिया होगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा अब आप सभी दर्शकों से, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, इनको काफ़ी थकावट अब महसूस हो रही है, यहाँ आराम करेंगे। बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में आपके सामने इनको एक बार फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरियाणवी फैमिली टीवी की टीम की तरफ से मैं दिनेश कुमार और भाई अनिल कुमार और राम स्वरूप जी की तरफ से भी मैं आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। दोस्तों, आपकी जो भी राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई शिकायत हो, किसी भी तरह की कोई बात आपने गलत लगती हो, तो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपकी नज़र में कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो, आपके गांव में हो, जो बहुत सी बातें ऐसी जानता है, तो प्लीज़ हमें उनसे मिलवाने का भी कष्ट करें। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें कांटेक्ट करके ज़रूर से भी ज़रूर बताएं, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हरियाणवी फैमिली टीवी की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है और राम राम जी, राम राम। राम राम भाई।